गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्टिक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, स्टिक्योमेट्री ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से इसको लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट। सो इट मीन्स टू मेजर एन एलिमेंट। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिक्योमेट्री बोलते हैं। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, स्टिक्योमेट्री का मतलब और अच्छे से हमें कैसे क्लियर करना है वो हम समझ रहे हैं, डिटेल में इसको हम डील करेंगे। ठीक है, तो स्टिक्योमेट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या बताया अभी हमने? मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब वो मेजरमेंट हम किसके टर्म में करेंगे? मोल्स के टर्म में करेंगे, मास के टर्म में करेंगे, या वॉल्यूम के टर्म में करते हैं। तो जैसे कोई भी सपोज मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं हियर H2 + O2 विल गिव राइज टू H2O। ठीक है, इसको हम बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड फॉर्म। ठीक है, हम बैलेंस क्यों करते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सो हमें क्या करना होगा? इधर बैलेंस करना होगा आइटम्स को। तो देखो ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसमें जो हमने ये यूज किया है हाइड्रोजन के आगे 2, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, इसके आगे हमने यूज किया है 1 और H2O के आगे जो हमने लिखा है 2। सो ये 2, 1 एंड 2, इनको हम क्या बोलेंगे? ये जो मैंने बैलेंसिंग के लिए नंबर यहाँ पे यूज किया है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स। दीज आर कॉल्ड स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इनको हम क्या बोलेंगे? स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो इन स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की हेल्प से हम मेजरमेंट करेंगे एलिमेंट का किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमने रिएक्शन लिखी है ऊपर H2 2H2 प्लस में O2 विल गिव राइज टू 2H2O। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें मोल की टर्म में अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूं? एक्सप्लेन करता हूं, तो मैं कैसे इसको डील करूंगा? दैट 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। क्या बनाएंगे? 2 मोल ऑफ वाटर। गॉट इट? ये तो किसकी टर्म में ले ली हमने इसको? इस इक्वेशन को कैसे हमने एक्सप्रेस किया है? इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर मुझे इसको मास की टर्म में एक्सप्लेन करना है तो मास की टर्म में मैं कैसे लिखूंगा? देखो हाइड्रोजन का यहाँ जो मास है, हाइड्रोजन का मास अगर हम देखें कि भाई हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है? एटॉमिक मास की बात करते हैं 1 होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ मोल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1 ग्राम। सो यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा? बोलो भाई, यहाँ क्या है? H2 की फॉर्म में हमने लिखा है इसको, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 ग्राम। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। क्लियर? तो यहाँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मास इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। तो यहाँ पर क्या लेना हमें? 2 मोल्स का लेना है। तो 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा? डबल मीन्स 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम H2 विल रिएक्ट्स विद, अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के का जो मास है वो कितना होता है? 32 ग्राम। कितना होगा? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट्स एंड फॉर्म्ड H2O का जो मास होता है, मोलिकुलर मास अगर हम देखें H2O का, तो कितना होगा? 2 + 16 कितना हो गया? 18। अगर मोल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। तो यहाँ 2 मोल्स ऑफ, ये 1 मोल का है, कितना है? 1 मोल ऑफ H2O कंटेन 18 ग्राम मास। सो 2 मोल ऑफ H2O का मास जो है कितना हो जाएगा? 2 × 18 कितना आ जाएगा? 36 ग्राम H2O इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्लियर? तो यहां से देखो 4 + 32 कितना हो गया? 36। ये किसका मास हो गया? रिएक्टेंट्स का। 36 ये किसका मास है? प्रोडक्ट का। तो यहां से हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो भी क्या हो रहा है? वेरीफाई हो रहा है। यहां से वो भी क्या हो रहा है? वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम की बात करते हैं, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाई, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है गैस का? 22.4 लीटर।
एट एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो यहाँ 1 मोल में कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर। तो यहाँ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो गैस है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगी, उसका डबल हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, डबल, 2 इंटू 22.4, ठीक है, कितना हो गया, लीटर स्पेस ऑक्युपाई करेगी हाइड्रोजन गैस। तो इतना वॉल्यूम, इसको हम किस में कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम की टर्म में। ये किसकी टर्म में है, ये मोल की टर्म में, ये मास की टर्म में, और ये किसकी टर्म में है, वॉल्यूम की टर्म में है। तो यहाँ वॉल्यूम की टर्म में क्या हो जाएगा कि इतनी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितनी वॉल्यूम होगी, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस विल प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगी, 2 मोल ऑफ H2O, और 2 मोल ऑफ H2O की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2O, ठीक है। तो ये किसकी टर्म में आ गया, वॉल्यूम की टर्म में हमारा जो इस इक्वेशन को हम मेजर कर रहे हैं, इसमें कैसे हम एलिमेंट्स को मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमारा बचा पार्टिकल्स की टर्म में, ठीक है। पार्टिकल्स क्या होगा, हमारा एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो भी होंगे। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं विच कंटेन्स अवोगाड्रो नंबर, क्या होंगे, अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम रिलेट करते हैं किससे, Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल्स हमने लिए हैं, 2 मोल्स। तो 1 मोल के अंदर 1 Na है या 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो 2 मोल्स के अंदर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या आ जाएंगे, ये पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स में क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, मॉलिक्यूल, H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H2O कंटेन 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो देखो ये हमने स्टिक्योमेट्री को एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इनकी टर्म में हम क्या कर रहे हैं, स्टिक्योमेट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां से अगर इनके बेसिस पर अगर वो मोल्स की टर्म में पूछेगा तो हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल। अगर वो अमाउंट पूछ रहा है किसी भी सब्सटेंस की, अगर किसी की गिवन है तो हम किसी एक की फाइंड आउट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो हम अमाउंट की बात कर रहा है तो हम कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, मास की टर्म वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। अगर वो वॉल्यूम की टर्म को एक्सप्लेन कर रहा है, किसी की भी वॉल्यूम अगर पूछ रहा है तो हम इस इक्वेशन से उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो पार्टिकल्स में एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी पूछेगा तो वो हम इसकी टर्म से क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहां से ये जो हमारी स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन हमने की है, इस स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सी इक्वेशन से हम एक फॉर्मूला यहां पर डेवलप करते हैं। देखो अगर मैं यहां इक्वेशन लेता हूं AA प्लस BB विल गिव राइज टू C प्लस में D, ठीक है। ये हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे। तो उस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। अब देखो अभी हमने यहाँ डील किया था, अगर मोल्स की टर्म में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ हम किसकी बात करें, मोल्स की, तो वो किसके इक्वल है, अगर हम यहाँ बात करें N इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स किसका, A का, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हम किसके इक्वल पुट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल्स टू स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A। बोलो अब इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल a, Na का स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आ गया, A। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगा, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, और इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल b, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d के स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C की अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C, ठीक है, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, NC इज इक्वल्स टू C। ये जो इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसके नंबर ऑफ मोल्स इसके इक्वल पुट कर रहे हैं हम। यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D इज इक्वल्स टू स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D। इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ND का क्या हो जाएगा,
ये डी। तो हमारे पास देखो ये इक्वेशन हमने बनाई है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी इज इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सबके नंबर ऑफ मोल्स को हमने किसके इक्वल पुट किया है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल पुट किया है, ठीक है। अब जो भी रिएक्शन होगी उसको हम बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है क्योंकि वहां पर हम उनके कोएफिशिएंट्स का यूज करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में। तो यहां से जैसे हम इनकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम इनका रेशो देखते हैं, सबका रेशो, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी का अगर रेशो देखता हूं या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी का अगर रेशो देखूंगा तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। कैसे, देखो, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या है, इट्स कोएफिशिएंट, अगर इनका रेशो निकालता हूं, रेशो निकालूंगा किसके रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन के तैयार हो रही है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की टर्म को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के नीचे ले आता हूं और बी की टर्म को इसके नीचे ले आता हूं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला इधर बन के तैयार हो रहा है वो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो निकाला। अब यहां भी अगर हम इनका ऐसे रेशो निकालेंगे, ठीक है, यहां भी अगर हम इनका रेशो निकालते हैं किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू इट्स कोएफिशिएंट रेशो विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी इज इक्वल्स टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां से अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इनके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो यहां से जो हमने अभी रेशो निकाला है विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड मोल्स, ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। हमने ए और बी का निकाला, सी और डी का निकाला। अगर हम ए और सी का निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री। तो ऑल ओवर अगर हम इनको कंबाइन करके इनके नंबर ऑफ मोल्स को कोएफिशिएंट के साथ रिलेट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाती है इस रिएक्शन के लिए। तो वो इक्वेशन क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने बनाई है किसके लिए, कोई भी अगर हमारी केमिकल रिएक्शन है उसमें अगर हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के बाद हम मोल्स की टर्म से किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मास की वैल्यू निकाल सकते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो स्टोइकियोमेट्री अगर मैंने अप्लाई करनी है तो इस इक्वेशन के लिए अगर मैं स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करूंगा तो यहां से हमारे पास रिएक्शन क्या बन जाएगी, देखो ये हमारे पास इक्वेशन है 2H2 + O2 विल गिव राइज टू 2H2। तो इसके लिए मुझे स्टोइकियोमेट्री निकालनी है। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए मैंने इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, नहीं है तो क्या है 1 है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब यहां से किसी एक की वैल्यू अगर हमारे को गिवन है, ठीक है, तो हम बाकी दो की वैल्यू यहां निकाल सकते हैं। देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स, अब यहां से ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे को इसकी अमाउंट दे रखी है हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की अमाउंट दे रखी है और हमारे से पूछ लिया कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा, तो अमाउंट ऑफ वाटर के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालने होंगे और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको जिसकी निकालनी है उसके इक्वल पुट करेंगे, वहां से एक के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लिया कि अमाउंट किसकी दे रखी है हाइड्रोजन की और निकालनी किसकी है H2O की, तो इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे, NH2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू NH2O डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, वाटर के होंगे। तो इसकी टर्म गिवन होगी या इसका मास वॉल्यूम जो भी गिवन होगा उसकी टर्म से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, वो मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के इक्वल आ जाएंगे। अब यहां से हमारे पास
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ चुके हैं। अब यहाँ से अगर हमें इसकी अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो अगर अमाउंट पूछिए तो मास की टर्म में नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इधर पुट करेंगे और मोलर मास जिसका भी निकालना है, जिसकी भी अमाउंट निकालनी है, उसका मोलर मास की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे उसने पूछ लिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए भी क्या चाहिए, देखो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर मोल्स पुट करेंगे, मोलर वॉल्यूम हमें पता है कितनी होती है 22.4 और 22.7 लीटर, ठीक है। और अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी कैलकुलेशन के लिए हमने इक्वेशन बनाई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से हम किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद अब वो अमाउंट पूछ रहा है या वॉल्यूम पूछ रहा है या पार्टिकल्स पूछ रहा है, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करने के बाद इजीली कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, कि इस कैलकुलेशन के बेसिस पर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हमारी ये जो केमिकल इक्वेशन बनी है, इस केमिकल इक्वेशन में हमें क्या देखा कि जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को उसी की स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल क्या डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी नई इक्वेशन बनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ हम, ठीक है। तो स्टिक्योमेट्री का मतलब हमें समझ में आया कि क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिक्योमेट्री। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहाँ से देखो भाई मीथेन जो है उसका कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही है, CO2 प्लस में H2O। तो इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसकी बैलेंस्ड फॉर्म आ जाती है। तो जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं उसके लिए हम उसकी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो है उनको इन्वॉल्व करके जो हमने एक फॉर्मूला बनाया था स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए, वो हम पुट करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 2। ये जो इसकी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इसके क्या आएगी, डिवाइड में आएगी। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, इसकी क्या रहेगी कोएफिशिएंट कितनी है 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इट्स स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रहेगी, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ देखो अमाउंट किसकी गिवन है, 16 ग्राम मीथेन गिवन है। तो ये रहा मीथेन हमारे पास, और निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये अमाउंट ऑफ वाटर गिवन है। तो दोनों को इक्वल पुट करते हैं। इक्वल पुट करने के बाद क्या हमारे पास आएगा, NaCH4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 2। तो हमें निकालना क्या है, वाटर की अमाउंट निकालनी है। तो वाटर की अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू मोलर मास ऑफ वाटर। तो यहाँ से मोलर मास ऑफ वाटर जो है वो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन से निकालेंगे। तो यहाँ से टर्म जो गिवन है वो किसकी है, मीथेन की है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन क्या रहेंगे, गिवन मास कितना है 16 ग्राम ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय CH4 का मोलर मास कितना हो जाएगा 16। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इनटू 2 इज इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वाटर के वो कितने आएंगे हमारे पास 2 मोल्स। अब हमारे पास देखो मोल्स आ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से जो अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी 36 ग्राम, ठीक है। तो ये था पार्ट 1। अब इसका करते हैं पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी करेंगे तो पार्ट बी में भी क्या रहेगी, सेम इक्वेशन रहेगी हमारी, CH4 प्लस में O2 विल गिव राइज टू CO2 प्लस में H2O। तो बैलेंस फॉर्म लिखेंगे इसकी। तो यहाँ अब ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। तो मीथेन के मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। तो CO2 की अमाउंट यहाँ पर गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1, देखो दोनों के क्या रहेंगे, मोल्स इक्वल रहेंगे। तो हम CO2 के मोल्स निकालेंगे तो वो मोल्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास ऑफ CO2 कितना है 22 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास CO2 का कितना हो जाएगा 44। तो ये आ जाएगा हाफ 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 मोल। कि क्या आ गई, ये हमारे पास मोल आ गए किसके, मीथेन के मोल्स, ठीक है। तो ये था बी का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टिंग इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ स्टीम। तो यहाँ से इक्वेशन क्या रहेगी, Fe प्लस H2O इन गैसियस फॉर्म। स्टीम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो
ऑक्साइड क्या बन रहा है Fe3O4 प्लस में H2, तो इसको बैलेंस करेंगे 3Fe उधर 4 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये होगी हमारी बैलेंस इक्वेशन। 18 ग्राम स्टीम, तो इसका मतलब इसकी क्वांटिटी गिवन है कितनी है 18 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है मास ऑफ आयरन, तो हमें आयरन का जो है मास कैलकुलेट करना है, तो दोनों की स्टिक्योमेट्री को इक्वल पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो टर्म किसकी गिवन है वाटर की है, तो वाटर की टर्म को यहाँ पुट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू 3 इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3/4 इंटू गिवन मास ऑफ वाटर कितना है 18 डिवाइड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा 18, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 3/4 क्या आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन। सो यह आ गया 3/4 मोल्स हमारे पास आ गए हैं। हमें निकालना क्या है मास ऑफ आयरन, तो मास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3/4 इंटू मोलर मास जो है इसका वो कितना गिवन है, इसमें गिवन है देखो 56 एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो यह आ जाएगा 14 पे कैंसिल हो जाएगा 4 यह आ जाएगा 42 ग्राम हमारे पास मास ऑफ आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 ग्राम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम सल्फेट डिजोल्ड इन वाटर, इतने ग्राम इम्प्योर सैंपल को वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है, वॉज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड, और डिजोल्व करने के बाद उसमें एक्सेस में क्या डाल दिया बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, उसके बाद हमारे को क्या मिला है 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी है परसेंटेज प्यूरिटी निकालनी है सैंपल की, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसकी केमिकल इक्वेशन, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस एक्सेस में क्या डाला है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, उसके बाद जो है प्रेसिपिटेट हमारे को मिले BaSO4 प्लस में और क्या है यहाँ पे NaCl, ये होगी इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अमाउंट किसकी गिवन है बेरियम सल्फेट की गिवन है कितनी 1.74 ग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज जो है सैंपल का हमें क्या करना है परसेंटेज प्यूरिटी निकालनी है, तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 वी हैव टू कैलकुलेट, पहले तो हम क्या करेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर मास निकालेंगे, फिर हम परसेंटेज प्यूरिटी निकालेंगे। अब देखो इसका 1 मोल यहाँ रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ BaCl2, तो क्या बन रहा है 1 मोल ऑफ BaSO4, इट मीन्स इसके मोल्स और BaSO4 के मोल्स क्या है इक्वल है, तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 क्या हो जाएगा भाई गिवन मास कितना है 1.74 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, मोलर मास BaSO4 का क्या हो जाएगा 137 Ba का होता है प्लस में 32 प्लस में 64, तो यह आ जाएगा हमारे पास 233 ग्राम आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 233, यह आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके बेरियम सल्फेट के, जो कि किसके इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 के, ठीक है। तो यहाँ से अब इसका मास फाइंड आउट करेंगे किसका सोडियम सल्फेट का, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मोलर मास, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 1.74 डिवाइडेड बाय 233 इनटू मोलर मास जो है सोडियम सल्फेट का कितना हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64, ये आ जाएगा हमारे पास 142, ठीक है। तो इनटू 142, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमारे पास जो है मास आ जाएगा किसका सोडियम सल्फेट का, जो कितना आएगा 1.06 ग्राम, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास आ गई क्या इसकी अमाउंट, ठीक है। हमें निकालना क्या है परसेंटेज प्यूरिटी, तो परसेंटेज प्यूरिटी के लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है भाई याद रखना एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, तो जो एक्चुअल यील्ड है वो हमने निकाली है, थ्योरेटिकल यील्ड कहाँ है ये गिवन है, जो इम्प्योर सैंपल को डिसोल्व किया गया था वाटर के अंदर, ये थ्योरेटिकल यील्ड है। तो इसको हम क्या करेंगे परसेंटेज प्यूरिटी के लिए एक्चुअल यील्ड कितनी है 1.06 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 1.5 इनटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज प्यूरिटी, क्या आ जाएगा परसेंटेज प्यूरिटी दैट इज इक्वल्स टू 70.67 ग्राम। तो ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो है हमें यहाँ पर अमाउंट मींस परसेंटेज स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट किया गया वाटर के अंदर, पीस ऑफ मार्बल जिसका वेट कितना 7 ग्राम उसके अंदर डाल दिया हमने, डालने के बाद क्या कह रहा है कि उसके अंदर क्या हुई है रिएक्शन हुई है, और रिएक्शन के बाद जो मार्बल बचा है उसको हमने क्या किया रिमूव वॉश ड्राइड, और उसका वेट किया कितना था 2.2 ग्राम। व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो मार्बल के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे CaCO3 प्लस में H2SO4 एसिड के साथ कार्बोनेट की रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट की, तो वहां से क्या बनता है सॉल्ट बनता है
CSO4 प्लस में वाटर और प्लस में क्या निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ठीक है, तो यहाँ से अब गिवन क्या है, ये कह रहा है 7 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और कुछ टाइम के बाद उसको निकाला, उसका वेट कितना था 2.2 ग्राम। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी क्या आ जाएगी 4.8 ग्राम। मतलब इतनी जो है अमाउंट यूज हुई है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, हमें क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालनी सल्फ्यूरिक एसिड की। तो उससे पहले सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो इसके मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, फिर इसके बाद इसका मास कैलकुलेट करना है। तो अब इसके मोल्स कैलकुलेट करने के लिए इसकी स्टोइकियोमेट्री के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, इसकी क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 4.8, मतलब ये क्या है गिवन मास है इसका डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है इसका 100 ग्राम होता है। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब इसका मास निकालने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मोलर मास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 4.8 डिवाइडेड बाय 100 इनटू मोलर मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है 98 होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद 4.704 ग्राम आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालनी है परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल यील्ड जो है हमारे पास कितनी है, ये वाली एक्चुअल यील्ड होगी। तो कितनी है 4.704 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, वो कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर डाला 10 ग्राम। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है इनटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 47.04%। तो ये आ गई किसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है, तो ये था नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बहुत इजी है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से बहुत इजी रहेंगे। नेक्स्ट है फिर हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इसको हम कैसे डील करेंगे, देखो द रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली और वी कैन से विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है उसकी अमाउंट ही डिसाइड करती है कि कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वहां पर बन रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, वेरी इजी। देखो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया था कुछ उसी से हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो उसके लिए हम सॉल्व करने के लिए जो अभी हमने डिस्कस किया था स्टोइकियोमेट्रिक, जो भी हमने यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन के लिए ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अब जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तभी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और रिएक्टेंट में से ही हमने डिसाइड करना है लिमिटिंग रिएजेंट को। तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखो उसके लिए जो स्टोइकियोमेट्री हमने लगाई, ये कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो आई हमारे पास, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट एक बार दोबारा से लिखता हूं। अगर ये हमारे पास इक्वेशन है AA प्लस में BB विल गिव राइज टू CC प्लस में DD। ठीक है, तो इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक सिर्फ रिएक्टेंट्स की लिख रहा हूं मैं, ये मैंने किसके लिए लिखी है, रिएक्टेंट्स के लिए स्टोइकियोमेट्री जो हमारे पास इक्वेशन आई थी उसको लिखा है। अब इसकी हेल्प से हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, भाई मोल्स जो भी क्वांटिटी गिवन होगी दोनों की उनको सॉल्व करेंगे, और जिसकी भी वैल्यू या तो इसकी फर्स्ट की A की या फिर B की, जिसकी भी वैल्यू लेस आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। सपोज अगर A की वैल्यू क्या आ गई, ज्यादा आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब B जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर, या फिर A की वैल्यू कम आई है, B की वैल्यू ज्यादा आई है, तो वहां से जो A है वो क्या रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इस पे देखो अभी न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो साथ साथ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस पे न्यूमेरिकल है, देखो फर्स्ट 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। तो 3 ग्राम जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, हाइड्रोजन। तो इक्वेशन लिखेंगे H2 प्लस में O2 विल गिव राइज टू H2O, इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या लगानी, स्टोइकियोमेट्री लगानी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स कोएफिशिएंट।
इधर इसकी स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 1 ही रहेगा इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इधर। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। किन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, क्योंकि दोनों की अमाउंट गिवन है और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वही डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट कितनी बनेगी वाटर की, वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं किसके अंदर, रिएक्टेंट्स की। तो यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे तो गिवन मास मोलर, इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 2। H2 का जो है मोलर मास कितना होता है 2। अब ये कितना आ गया हमारे पास 3/4, ठीक है, दैट इज 0. ये आ जाएगा 75। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, इसकी हाइड्रोजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं कितना है, गिवन मास कितना ऑक्सीजन का 29 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारे पास आती है 0.906, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इनको सोल्व करने के बाद किसकी वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू कम है, हाइड्रोजन वाले की कम है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या रहेगा बेटा, हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। ठीक है, अब कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अब वाटर की हमें क्या करनी है, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब हम लिमिटिंग रिएजेंट से ही, हाइड्रोजन से ही उसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, वाटर की। तो इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं, यहाँ पे इक्वल पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ रहे हैं, या ये जो वैल्यू हमने सॉल्व भी कर रखी है, ठीक है, इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 3/2, गिवन मास कितना है 3, मोलर मास कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, अब हमें इसकी अमाउंट निकालनी, तो इसके लिए मास निकालेंगे, तो मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले 3/2 इनटू मोलर मास, इसके लिए कितना होता है 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 27 ग्राम, 2 9 जा और 9 3 जा 27। तो यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर कितना फॉर्म हुआ है 27 ग्राम हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कितना जो है अनरिएक्टेड रहा है। ठीक है, कितना जो है अनरिएक्टेड रहा है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों की स्टोइकियोमेट्री को इक्वल पुट करते हैं, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हमें मास निकालना होगा कि इस इक्वेशन के अंदर कितना मास ऑक्सीजन का इन्वॉल्व हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये देखो, ये जो वैल्यू है ये हमने सॉल्व करी है, इसकी जो कितनी आई है वैल्यू 0.75, कितनी आ गई 0.75 इज इक्वल्स टू ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से मास निकालेंगे तो मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.75 इनटू ऑक्सीजन का जो है मोलर मास कितना हो जाएगा 32, कितना आ जाएगा हमारे पास 32 आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मास कितना आ जाएगा 24 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 3 ग्राम के साथ 24 ग्राम बस क्या हुआ है, रिएक्ट हुआ है, बाकी जो है वो बचा रहेगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी थी इसकी 29 ग्राम। तो अनरिएक्टेड कितना रहेगा, अनरिएक्टेड कितना रहेगा भाई, पहले कितना था 29, अब रिएक्ट कितना हुआ है 24, तो कितना आ जाएगा 5 ग्राम जो है अनरिएक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड, ठीक है, जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन भी क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इफ 20 gram of CaCO3 is treated with 20 gram of HCl, how many grams of CO2? CO2 की जो है अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन लिखेंगे CaCO3 प्लस में HCl विल गिव राइज टू CaCl2 प्लस में H2O और प्लस में क्या निकलेगा यहाँ से CO2 निकलेगा। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, बैलेंस होगी ये इक्वेशन हमारी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यू गिवन है, देखो CaCO3 की भी और HCl की, तो दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखो इसके लिए गिवन मास कितना है 20, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 100। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसके लिए कितनी आ गई 0.2,
इसके लिए जो वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इसके भी कितने हैं 20 डिवाइडेड बाय इसका जो मोलर मास है 36.5 हो जाएगा इंटू 2। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास इसके लिए, वो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, अप्रोक्स 0.27 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहां से दोनों की जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू छोटी आई है, ये दोनों कैलकुलेशन करने के बाद किसकी वैल्यू छोटी आई है, इसकी, मतलब CaCO3 की। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही हम प्रोडक्ट की क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को उसके इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन क्या कह रही है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं भाई यहाँ पे 0.2, ये कितने आ गए CO2 के। तो इसका मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, कितने आए इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.2, मोलर मास कितना हो गया 44, तो कितना आ जाएगा भाई 8.8 ग्राम। तो इतना मास जो है CO2 का क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्लियर। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है डिस्कस करते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT के अंदर 2008 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले वही रिएक्शन लिखेंगे, किस किस के बीच रिएक्शन कह रहा है, PbO और HCl के बीच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PbO प्लस में HCl, क्या बन रहा है, लेड क्लोराइड दे भी रखा है उसने, तो क्या आ जाएगा PbCl2, और साथ में क्या निकल जाएगा भाई, वाटर। ठीक है, साथ में क्या निकल जाएगा इधर से, वाटर। तो इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस के लिए 2 आ जाएगा। तो अब देखो वही है, दोनों की अमाउंट दे रखी रिएक्टेंट्स की, तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbO डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। PbO का मोलर गिवन मास कितना है 6.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय PbO का जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा। अगर हम इसके मोलर मास की बात करते हैं तो PbO का यह आ जाएगा 207.2 इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, और HCl के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका गिवन मास कितना है 3.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 36.5 इंटू 2। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.38, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0.0438। तो देखो कौन सी वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है या ये वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या रहेगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट रहेगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, लेड क्लोराइड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी और लेड क्लोराइड की स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये जो वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, यही जो वैल्यू हमने यही सोल्व की है, तो कितनी आ गई, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 हमारे पास कितने आ गए 0.0438। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, इसका मास निकालना है। ठीक है, मोल्स निकालने हैं, सॉरी मोल्स ही निकालने, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो मोल्स निकालने हैं, तो ये देखो ये आ गया हमारा, ये कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ये जा रहा है 0, ये राउंडिंग ऑफ कर दिया यहाँ पे 0.04, ये क्या आ गया 4। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2। देखो विद इन 30 सेकेंड ये हमारा सोल्व हो गया है, तो ए ऑप्शन इसके लिए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो है अभी नीट में आया था क्वेश्चन। ठीक है, नीट 2024 अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये भी जो है स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से ही, लिमिटिंग रिएजेंट से ही हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है, पढ़ो इसको। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 मोलर HCl सोडियम। द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से क्या कह रहा है भाई 0.75 मोलर, ये मोलैरिटी दे दी HCl की, और ये क्या दे दी, वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन किस किस के बीच है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के बीच है। तो NaOH प्लस में HCl विल गिव राइज टू, बहुत इजी है, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस में H2। ठीक है, तो यहाँ 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद, इसका मतलब टोटल जो लिया है वो कितना लिया है, 1 ग्राम लिया है। कितना अनरिएक्टेड रहेगा, तो HCl और NaOH दोनों की स्टिक्योमेट्री लगाते हैं। NaOH इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो यहाँ पे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल रहेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो
तो इसकी जो क्वांटिटी कितनी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना 1 ग्राम, तो 1 अपॉन NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/40 ये आ जाएगी हमारे पास 0.025। ठीक है, इसकी हमने जो अभी वैल्यू निकाली 0.025। अब देखो इसके मोल्स हमें निकालने हैं, इसके मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मोल्स निकालने के लिए क्वांटिटी क्या गिवन है, मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है। तो यहाँ देखो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मिलीलीटर में है तो 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.75 इंटू वॉल्यूम कितनी है 25 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल के आएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास निकल के आएंगे वो कितने आएंगे 0.01875। ठीक है, क्लियर है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वैल्यू किसकी कम है, तो इस वाले की वैल्यू कम है। देखो इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट रहेगा, ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, NaOH का पहले क्या करेंगे मास कैलकुलेट करेंगे। मास कैलकुलेट करेंगे तो देखो दोनों की स्टिक्योमेट्री लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास 0.01875, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, जो कि किसके इक्वल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मास जो है वो क्या हो जाएगा 0.01875 इंटू 40। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाता है 0.75 ग्राम। तो इतना मास जो है रिएक्ट कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है, अनरिएक्टेड इतना मास, एक में से 1 ग्राम में से इतना मास उसने क्या किया रिएक्ट किया है। तो अनरिएक्टेड कितना रहेगा, अनरिएक्टेड कितना रहेगा देखो 1 माइनस 0.75। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.25, ये ग्राम में आया है। अब यहाँ पे आंसर किस में गिवन है, मिलीग्राम्स में गिवन है। तो मिलीग्राम्स में इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 मिलीग्राम, दैट इज सेकंड आंसर। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके लिए क्या था, ये बी ऑप्शन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द हाईएस्ट, ये मोल्स के ऊपर बेस्ड है, अभी नीट में ही आया था क्वेश्चन। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम की बात कर रहा है। तो एटम्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से n की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं a। तो a में हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 मोल ऑफ हीलियम, तो मोल्स दे दिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4Na, ये a के लिए आ गया। Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। अब जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसी में हाईएस्ट नंबर होंगे। ठीक है, तो b के लिए देखते हैं, b में क्या कह रहा है 4u। अब देखो 4u जो है हीलियम के एक एटम का मास होता है 24। ठीक है, तो इसका मतलब 4u के अंदर एक एटम प्रेजेंट है बस, तो इसके अंदर क्या आ गया 1 एटम ऑफ हीलियम। अब कह रहा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो यहाँ से n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मास दे रखा कितना 4 ग्राम, तो मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, या एटॉमिक मास है हीलियम के लिए हम एटॉमिक मास यूज करेंगे, इन ग्राम्स कितना होगा 4 इंटू Na। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 1 Na, मीन्स एवोगैड्रो नंबर के इक्वल आ गए इधर एटम। ठीक है, नेक्स्ट फिर डी पार्ट की बात कर रहा है, कितनी कह रहा है, अब ये वॉल्यूम दे दी उसने, ये लीटर है भाई। ठीक है, क्या दे दिया उसने, वॉल्यूम दे दी। तो वॉल्यूम की टर्म में हम मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें तो क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ वॉल्यूम की टर्म दे रखी, वॉल्यूम की टर्म में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, गिवन वॉल्यूम जो है यहाँ कितनी गिवन है 2.271098, पूरी वैल्यू दे दी इसने। ठीक है, तो हमें भी इसकी पूरी वैल्यू लिखनी होगी। मोलर वॉल्यूम जो रहेगी हमारी यहाँ पर क्या रहेगी 22.71098 समथिंग। ठीक है, तो ये रहती है। तो इसके लिए यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं 0.1 मोल। तो यहाँ देखो n इज इक्वल टू ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.1 Na। ठीक है, तो देखो यहाँ मोल्स किस में ज्यादा है, Na से तो मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अमाउंट जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले में अगर हमारे को नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाते किस में ज्यादा है तो हमारा आंसर मिल जाता है। तो देखो यहाँ तो 0.1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ तो सिर्फ एक ही एटम है, और यहाँ कितने हैं 4 Na। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ठीक है, तो ये हमारे लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर कुछ हमने जो है न्यूमेरिकल्स किए हैं। ठीक है, इनको एक बार अच्छे से देखना, सॉल्व करना, आपके लिए कंपटीशन में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।